देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने यह घोषणा की। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताज पुष्कर सिंह धामी के सिर पर बांधा। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए कहा, उत्तराखंड में 6 माह के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपनी अलग छाप छोड़ी। अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो बहुआयामी विकास करेंगे। लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में, मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास भाई क्या कर रहे हो? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह है। उसकी तैयारियों की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और राज्य के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनने की बधाई दी। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट, ये सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वह पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। धामी जी एक अच्छे, उनके नेतृत्व में वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया विद्यार्थी परिषद से। आज अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तराखंड का नेतृत्व और गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर जो मुख्यमंत्री बने थे, उसका परिणाम रहा कि राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और जनता ने आशीर्वाद दिया। पुनः फिर जनता की सेवा करने के लिए आज वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। फिर से पुनः शपथ लेंगे और जनता। वहीं एन बीरेन्द्र सिंह दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इम्फाल में सीएम पद की शपथ ली। आपको बता दें, एन बीरेन्द्र सिंह को मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया था। सिंह को सीएम चुनने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार हो जो आगे निर्माण करेगी, क्योंकि केंद्र पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देता है। I would like to appreciate my colleagues, the MLAs, and who supported me in electing as the legislature leader. And I also already conveyed my gratefulness to the people of the state and the leaders, national leaders, Honorable Prime Minister ji, National President Nada ji, Amit Shah ji, Rajnath ji, and Bel Santosh ji, like leaders who relentlessly
work here, and the state became full BJP party got a full majority. 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब हिमाचल प्रदेश में प्रदेश बीजेपी ने मिशन रिपीट का सपना सजाए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर के घुमारवीं में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक रखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार शानदार काम कर रही है और प्रदेश में विकास के दम पर मिशन रिपीट किया जाएगा। वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है और बीजेपी हमेशा इतिहास रचती है। पहले गठबंधन में सरकारें बनाते रहे। 2007 में पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 में फिर रिपीट हुई और 2022 में फिर से रिपीट करेंगे और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सर, आम आदमी पार्टी भी अब हिमाचल में दस्तक देने जा रही है, पंजाब में उनका अपनी सरकार बन गई है, दिल्ली में भी सरकार है। लगता है कि यहाँ पे कुछ कर पाएंगे वो खास? देखो, लोकतंत्र में सबको अपना अपना राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, पहले भी कई पार्टियां बनी हैं। हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए जो काम करेंगे बीजेपी का। हाल ही में संपन्न राज्य चुनावों में पंजाब राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस पर बाजवा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखो, ऐसा है कि बिकॉज मेरी विधानसभा में इलेक्शन जो रिसेंट इलेक्शंस पंजाब की हुई, उसमें इतने बड़े तूफान में भी मैं मशकूर हूं अपने एरिया का कि मेरे इलेक्टेड ने मुझे चुनकर 13 साल के बाद फिर असेंबली में भेजा है। और क्योंकि दोनों में से एक हाउस के ही आप मेंबर रह सकते हो, तो इसीलिए मैंने आज राज्यसभा से, देखो ऐसा है कि जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए हों, वो किसको नॉमिनेट करते हैं या किसको वो नामजद करते हैं, वो तो उस पार्टी का काम है। पहले दिन मेरा ख्याल कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करनी चाहिए। हर बात में अगर अपोज फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं मैं करना चाहता, और मैं समझता हूँ कि वो उनका काम है। उनके पास स्ट्रेंथ थी, उन्होंने अपने लोग चुन लिए हैं। अंदर से हैं, बाहर से हैं, कहाँ से हैं, वो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी पद्म विभूषण मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को उनका पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में कई हस्तियों को पुरस्कार दिया गया। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने आजाद को पद्म भूषण और संस्कृत के उत्थान के लिए प्रोफेसर शास्त्री के कार्य को देखते हुए पद्मश्री देने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में पर्यटन, होटल समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाड़ी देशों से निवेश की कवायद तेज हो चुकी है। खाड़ी देशों के 36 प्रतिनिधियों का दल श्रीनगर में 4 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मेजबानी में यह प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के बाद निवेश पर फैसला करेंगे। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दुबई एक्सपो में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर सप्ताह मनाया गया था। एक्सपो में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे। इसी एक्सपो में तय हुआ कि खाड़ी देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा के लिए आएंगे। मुझे बताया गया है कि एक उच्च स्तरीय 34 सदस्यों का डेलीगेशन वहां से आया, तो संभावना तलाश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में कहां किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कल 12 बजे हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कार्यक्रम इस संदर्भ में आयोजित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सुखद परिणाम जम्मू कश्मीर के लोग देख सकेंगे। सर, किस सेक्टर में ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट कश्मीर में ही रहेगा या जम्मू में भी इस तरह से? मैंने आपको बताया कि कल क्लियर होगा। जम्मू कश्मीर दोनों जगह होने वाला है।
और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला। अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है? मोटे तौर पर आज 26,000 करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल हम सैंक्शन कर चुके हैं और हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें पीएम ने कहा, हमने अपने पिछले वर्चुअल समिट में अपने रिश्ते को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया था। मुझे खुशी है कि आज हम दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्थापित हुआ। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमति बन जाएगी। सिका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वाड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए क्वाड की सफलता बहुत। चीन में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 133 लोग सवार थे। घटना देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हुई। आपको बता दें, इसकी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है कि इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक बोइंग 737 विमान गुआंगशी क्षेत्र के वुझोउ शहर के पास ग्रामीण इलाके में क्रैश हुआ। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही आग का बड़ा गुब्बार देखा गया। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। इस बीच यूक्रेन की ओर से साफ संकेत है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मारियुपोल में चल रही भीषण जंग में यूक्रेन की सेना ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में एक अलगाववादी शीर्ष को मार गिराया है और कीव शहर में 35 घंटे के नए कर्फ्यू की घोषणा की गई है, जो आज रात 8 बजे से बुधवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। बिना किसी विशेष पास के सड़कों पर देखे जाने वाले या अपने ठिकानों पर नहीं जाने वालों को दुश्मन माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में सरस मेले का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लगाया गया यह मेला 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेगा। सरस मेले में देश के अलग अलग राज्यों के स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। मेले में लगभग 100 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर सांसद किशन कपूर ने कहा
कि हिमाचल की महिलाएं जो उत्पाद बनाती थीं, उन्हें मार्केट नहीं मिलता था। इस मेले के माध्यम से उन्हें अपनी वस्तु को बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध हुआ है। जो हमारी महिलाएं हैं, जो कई किस्म के उत्पाद बनाती हैं, जिनके लिए मार्केट नहीं मिलती थी, इस मेले के लगने से मतलब 10 दिन ही मेला चलेगा और 10 दिन में बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी कि इस किस्म के यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं और उनको मार्केट भी मिलेगी और उसके साथ साथ उनको आत्मनिर्भर, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार मिलेगा। देखिए, सरस मेला 2022 धर्मशाला में 21 से 30 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और आज इसकी जो विधिवत शुरुआत है वो माननीय सांसद हमारे जो हैं किशन कपूर जी, उनके द्वारा की गई है। और इसमें जो 100 से ऊपर हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो देश के विभिन्न कोनों से, प्रदेश के विभिन्न एरिया से आए हैं यहाँ पे, और महाराष्ट्र सिक्किम तक से हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको मार्केटिंग की जो अभाव है उसकी वजह से जो हम बात करते हैं इनकम का, उनका जो बढ़ावा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ही ये सरस मेले का आयोजन किया गया है। और इसमें और भी अपना इसको आकर्षक बनाने के लिए हमने यहाँ पे किड्स कॉर्नर भी बनाया है, ट्रेडिशनल फूड कोर्ट भी बनाया गया है। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारी हमारी महिला उत्थान के लिए योजनाएं चलती हैं, विभिन्न विभागों की चलती हैं, तो उनकी भी अपना जो जानकारी को डिसेमिनेट करने के लिए यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा अलग अलग दिन पे थीम ऑफ द डे की एक्टिविटी। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जनमनी ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोमवार को बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। जनमनी ने कहा कि पिछले 6 घंटे में यह चक्रवात 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा है। यह अब उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इसकी दूरी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व की ओर है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर की ओर दबाव बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश हो सकती है। So today, as per the latest, we all know that the depression which was over North Andaman Sea has intensified into a deep depression, and as per the latest 11:30, it lies as a deep depression. It has moved to 20 kilometers per hour last 6 hours. It now lies over North Andaman Sea and adjoining southeast Bay of Bengal, and at 8:30, and distance is 140 kilometers east northeast of Port Blair. So just this is the system, and from Port Blair it is east northeast 140. Okay, just parallel to Port Blair almost. And also from Mayabandar, if we see, it is the southeast of Mayabandar. Mayabandar is north of Port Blair, so southeast of Mayabandar 120 kilometers. And from Yangon, because it is moving towards Myanmar coast. So from Yangon it is 560 kilometers, almost south is Yangon, 560 kilometers. And this system will become a marginal cyclone by tonight. So we will be giving the name Asani, ASANI, Sri Lanka name, and by 12 hours it will become a cyclone system. One can see the associated, dense cloud also around the center. So about this, as it will be moving 12 hours, Andaman Nicobar Island, and Nicobar. So all the sea area, including Andaman Sea and East Central Bay, we have given. राज्यसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी पर विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर विपक्ष ने सोमवार को असम विधानसभा से वॉकआउट किया। जैसे ही सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और सत्तारूढ़ बीजेपी दोनों सदनों को जीतने के लिए कथित तौर पर विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। असम की राज्यसभा सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होंगे। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत लेमारी ने विपक्ष को शांत करने की कोशिश की और उनसे प्रश्नकाल जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी दलीलें सुन नहीं पाई।
है, ऐसा बात बोल के वो हमारा सिस्टम को वीक बनाना चाहते हैं। इसीलिए इसका प्रोटेस्ट में हम लोग आज स्पीकर को दाबी किया था कि उसका ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन स्पीकर ने ऐसा कुछ बात नहीं सुना है। इसीलिए हम आधा घंटा वहाँ प्रोटेस्ट करके, जैसे हाउस जब ऑर्डर में नहीं होता है तो एडजॉर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारा स्पीकर साहब ने भी आज पक्षपात किया है। उसने हाउस में इतना हुलस्थुल हो रहा था, ये आप कहीं भी आप कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट को पूछिएगा, व्हेन हाउस इज नॉट इन ऑर्डर द स्पीकर हैज टू एडजॉर्न द सेशन। लेकिन आज हाउस जब एक गड़बड़ी हो रहा था फिर भी कार्रवाई शुरू रखा और स्पीकर साहब का भी पक्षपातमूलक भूमिका। भारत के लक्ष्य सेन रविवार को यूनिक्स ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, लेकिन फाइनल में कड़े मुकाबले में वो दुनिया के नंबर 1 और ओलंपिक चैंपियन क्वेटनर एक्सेलेसेन से मात खा गए, जिस पर पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी दिनेश खन्ना ने कहा कि फाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। फाइनल में पराजित हुए, पर मैं समझता हूं कि फाइनल में पहुंचना जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और फाइनल में जो है वो बहुत अच्छा गेम हुआ और जो स्कोर है वो जिस तरह का संघर्ष हुआ और जिस तरह की उन्होंने फाइट पुटअप की वो उसका संकेत नहीं देता। हर रैली जो है वो एक विनर के ऊपर जीती गई या हारी गई। हालांकि एक्सेल्सन जो है वो एक ओलंपिक चैंपियन है, जैसा कि हम जानते हैं, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, पर जिस तरह के लक्ष्य सेन उनके सामने खेले और एक बहुत अच्छा फाइट दिया, मैं समझता हूं कि बहुत सराहनीय है और बहुत ही क्रेडिटेबल है। और जहां तक देखा जाए, पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने जर्मन ओपन में एक्सेल्सन को पराजित किया था और विश्व के जो ओलंपिक चैंपियन हैं, और इसलिए एक्सेल्सन जो हैं पूरी तैयारी से इसमें उतरे थे कि किस तरह उनको उनके साथ खेलना है। और मैं समझता हूं फाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये 2 अगर प्रतियोगिता हम मिलाएं, जर्मन ओपन और ऑल इंग्लैंड ओपन, तो 4 सर्वोच्चम खिलाड़ियों को उन्होंने पराजित किया है, जो दिखाता है कि उनकी किस तरह की हरियाणा के हिसार के लघु सचिवालय में किसानों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा के 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। किसान नेता सूबे सिंह ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अब तक सरकार ने ना तो कमेटी के गठन की घोषणा की और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी। आज का ये प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पर किया जा रहा है। सरकार ने जो लिखित के अंदर किसानों को गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने संयुक्त रूप से समझौता कर लिखित में दिया था किसानों को कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषियों को सजा देंगे। सजा उन्होंने किसानों को दी, दोषियों को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त किसानों को जो 7 से 15 किसान शहीद हुए उनके आश्रितों को नौकरी, उचित मुआवजा और आपके साथ उनको शहीदी का दर्जा, परंतु किसी भी किसान को न शहीदी का दर्जा दिया, न उचित मुआवजा दिया, न किसी आश्रित को नौकरी दी गई। पूरी तरह से वहीं हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने यमुनानगर में पुलिस अधिकारियों के साथ एक क्राइम मीटिंग की। चार्ज संभालने के बाद श्रीकांत यादव पहली बार यमुनानगर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत जाधव ने कहा कि नशे को हरियाणा से मिटाने के लिए सरकार संजीदा नजर आ रही है। एक नशा मुक्ति अभियान रादौर में था, उसी को एड्रेस करके आ रहा हूँ। ये मेरे पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी चार्ज है और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसके बारे में कि हम हरियाणा से नशा को खत्म करें, और इसीलिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। और उसका एक मेजर कंपोनेंट जो है नशा मुक्ति का, वो अवेयरनेस और डिमांड रिडक्शन का होता है कि हम उन सभी यंग जो हमारा जनरेशन है, जो यूथ है, उन तक हम पहुँचे, उनको बताएं कि इससे क्या दुष्परिणाम है, उनको इससे दूर
हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ के मिनी सचिवालय में स्थित गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 2021 में की गई थी और लगातार दूसरे साल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल के सभी निवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से कामना की गई। आज मिनी सचिवालय में सभी जो स्टाफ है, सभी विभागों के स्टाफ और जो एसडीएम ऑफिस के स्टाफ है, उनके द्वारा मिलजुल कर एक गणेश जी की पूजा अर्चना की गई और मूर्ति की जो स्थापना के उपलक्ष्य में द्वितीय भंडारा जो है ये आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें उपमंडल के सभी नागरिकों को हमने आमंत्रित किया है और भगवान से कामना की है कि जो हमारे सभी नागरिक है उपमंडल के सुख शांति रहे और कोविड जैसी बीमारी फिर से हमारे यहाँ ना आए। और हमें और इसी के साथ ही देश के बाद में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।